नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेराज वली ख़ान और हम लेकर आए हैं हम कांग्रेस के लोग। आज हमारे साथ 3 नवनिर्वाचित पीसीसी के मेंबर यानी पीसीसी के सदस्य मौजूद हैं, जिनका नाम है नरेंद्र गौतम जी, दूसरे हैं रामपाल यादव जी और तीसरी एक महिला हैं मंजूदीप जी। ये तीनों ही अभी नवनिर्वाचित पीसीसी के सदस्य बने हैं और इनके साथ हम चर्चा करेंगे। कल नवनिर्वाचित हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी का स्वागत हुआ है और उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत कि आप लोगों ने हमको वक्त दिया। थैंक यू। मैंने जैसा आप लोगों का तारुफ करवाया, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि पहली बार एक अरसे के बाद कांग्रेस में एक दलित फेस संगठन के मुखिया के तौर पर आया है जी। और दलित होने के साथ साथ वो जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जी। वो भी इलाका भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसको कैसे आप लेते हैं और कितनी उम्मीद है आपको? सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया है और हमें ब्रजलाल खाबरी साहब से बहुत उम्मीदें हैं कि वो बेहतर काम करेंगे। बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, 1 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा, और हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है। ब्रजलाल खाबरी साहब के आने से एक ऊर्जा मिली है, एक उम्मीद मिली है कि हमारी बात, हम लोगों की बातें केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने का काम ब्रजलाल खाबरी साहब करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और बेहतर परिणाम देंगे। 2024 में जो चुनाव होगा, मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी केंद्र में, ये हमें उम्मीद है जी। तो मंजूदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बधाई कि आप पीसीसी सदस्य भी बनी हैं। आप तीनों को ही उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये ब्रजलाल खाबरी जी कल लखनऊ आए, उनका स्वागत हुआ और उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया जी। इनसे आपको कितनी उम्मीद है कि ये कितना बेहतर कर पाएंगे, या जो उन्होंने कल इस चीज़ को इंगित करा अपनी भाषण में भी, उन्होंने अपनी जात की बात करी, उन्होंने इस तरफ इशारा देने की कोशिश करी, बल्कि इशारा ही नहीं दिया बल्कि कहा कि मैं दलित हूँ और प्रियंका जी ने और राहुल जी ने मुझे इतना सम्मान दिया जी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ख़ास तौर से कांग्रेस की राजनीति में एक दलित फेस जो बन के आया है, कितनी उम्मीद है? क्या आप सोचती हैं इसके बारे में? सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने यूपी की जो एक समीकरण है उसको समझते हुए एक अनुसूचित जाति के नेता को सौंपा कार्यभार। और जहाँ तक याद किया जाए, जो कांग्रेस 70s में थी जी। 70s में इसलिए थी, 70s का ज़माना इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे सपा और बसपा का जो वोट था, जो डाइवर्ट हुआ है सपा और बसपा की तरफ, वो कांग्रेस का वोट था। यानी कि मुस्लिम वोट, एससी वोट, ओबीसी और एसटी भी, जो थोड़ा एसटी है वो भी, वो पूरा वोट जो था वो कांग्रेस का था, एक समीकरण था। लेकिन पर जैसे जैसे समय बीता, दूसरी पार्टीज आई और जो कांग्रेस का वोट था वही वोट बीएसपी में, सपा में और दूसरी पार्टीज में चला गया। ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को समझा, केंद्रीय नेतृत्व ने, कि हमें वही फिर से वही समीकरण बिठाना है और उसी तरह से वापस यूपी की, अभी विधानसभा हुआ तो उसमें एक अध्ययन किया गया, एक समीकरण निकल के आया कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जो शीर्ष नेतृत्व हो
यूपी का, उत्तर प्रदेश का, वो एक दलित फेस हो। इसलिए अब जो उम्मीद है लोकसभा में ये बेहतर सीट लाएंगे और हो सकता है, मुझे लगता है 100% कि हम लोग सत्ता में आएंगे, केंद्र की सत्ता में आएंगे। 2024 में हम लोग सत्ता में आ रहे हैं पूरी तरह से। आपने वोट बैंक का जिक्र किया और आपने कहा कि 70s में दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड और अपर कास्ट ये सभी जो है कांग्रेस के पास था जी। फिर ये 90 के दशक में बढ़ गया, क्षेत्रीय दलों के पास। 80 के दशक में ही ये नहीं, 89 तक तो कांग्रेस की सरकार ही रही है। नहीं, वो स्टार्ट हो गया था, सत्ता में नहीं आया था, लेकिन वो एक जो मूवमेंट था वो स्टार्ट कर दिया गया था कि दलितों के लिए एक अलग कैटेगराइजेशन, कि दलितों के लिए एक सोच अलग, एक कैटेगरी बांट दी गई थी कि भाई हमें वो अधिकार नहीं मिल रहे हैं। वो 80s में स्टार्ट हो गया था। वो धीरे धीरे आके सन 84 के बाद में मान्यवर कांशीराम जी आए, उन्होंने एक पार्टी को स्थायित्व दिया, बीएसपी पार्टी आई, तो उसमें काफ़ी कहा कि नहीं अब ये पार्टी जो है वो दलितों की है। इनफैक्ट ओबीसीज ने बहुत साथ दिया, यादवों ने साथ दिया, ओबीसी साथ दिया, मुस्लिम्स ने साथ दिया, लेकिन फिर भी एक मन में एक जैसे कहते हैं ना, एक सोशल मीडिया और आईटी सेल होती है, उन्होंने कहा कि नहीं ये दलितों की पार्टी है बीएसपी। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन हुआ और दलित, अनुसूचित जाति जो थे वो उनका जाना शुरू हो गया उस तरफ। इस तरह से बीएसपी को स्थायित्व मिला। उस समय कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक जो कहते हैं ना अंदरूनी टूट महसूस की गई, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सिक्योर नहीं हो पाया, क्योंकि वो समय ऐसा चल रहा था, उस तरह के मूवमेंट चलाए गए, बहुजन सो कॉल्ड बहुजन मूवमेंट चलाए गए, बहुजन मूवमेंट के। तो बहुजन मूवमेंट में दलितों ने अपना एक सुरक्षित स्थान देखा कि नहीं हमारी सत्ता, हमारी सरकार, हमारा नेता, और एक सुरक्षा की भावना उनके दिमाग में डाली गई कि एक सुरक्षा की भावना जी। लेकिन पर ऐसा हुआ नहीं। आपको भी पता है कि भाई बीएसपी सरकार में माननीय कांशीराम जी ने बीजेपी के साथ भी समर्थन वाली सरकार बनाई, तो धीरे धीरे सपा के साथ भी गठबंधन हुआ और धीरे धीरे वो जो कहते हैं ना कि जो फेक एक आईना था वो टूटता चला गया और इस बार स्थिति ये हुई कि बीएसपी की स्थिति। तो ये नुकसान पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये नुकसान हम लोगों का हुआ है, हमारे समाज का हुआ। हमारे समाज मतलब किसी एक जाति से नहीं कह रही हूँ, एक ऐसा तबका जो रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था, छोटी सी ज़मीन थी, किसी को चकबंदी में ज़मीन मिल गई, थोड़ी सी जानवर पालता था और किसी तरह से बिटिया को ब्याह देता था। उस समाज का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये है कि जब कांग्रेस थी, अब लोगों को पता चल रहा है कि भाई रेलवेज़ की नौकरी, जो 8वीं पास था उसको भी नौकरी मिल गई, कोई पॉइंट्समैन, कोई गैंगमैन, कोई रेलवे में चला गया, नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही थी तो लोग कपड़ा मिल में चले गए और कई तरह की फैक्ट्रीज़ में काम करने चले गए। जो मतलब कहा जाता है कि औद्योगिक हब जो है हमारा कानपुर था, कानपुर तरक्की कर रहा था, जो गांव देहात का इंसान पढ़ा लिखा नहीं था वो भी कानपुर की तरफ जा रहा था। कहाँ जा रहे हो भैया? कानपुर। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से यूपी से कांग्रेस गई तो व्यक्ति कहता कहाँ जा रहे हो भैया? लुधियाना जा रहे हैं, भैया टाइल फैक्ट्री गुजरात जा रहे हैं, भैया हम पंजाब जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार, तो जो यूथ माइग्रेशन था वो ज़्यादा बढ़ा आउट ऑफ स्टेट, मतलब कि पहले तो एक सिटी से दूसरी सिटी था, ऑलमोस्ट आप कैसे 200 किलोमीटर का था या 100 किलोमीटर का था, लेकिन ये यूथ माइग्रेशन था, ये बहुत ज़्यादा दूसरे स्टेट में चला गया। अब लोगों को समझ में आने लगा है कि हम लोग अपने घर में खा रहे थे और सुरक्षित थे। भाई सब कुछ दिया, इतने बड़े बड़े संस्थान, आईटी सेक्टर, पंचायती राज हो, STSC एक्ट हो, जितने गिनाए उतने का 21st सेंचुरी का सपना माननीय राजीव गांधी जी का था। इसके बारे में और भी जी। रामपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपने हमें वक्त दिया, इसका भी बहुत धन्यवाद। बधाई आपको कि आप PCC सदस्य नियुक्त हुए हैं। खाबरी जी के विषय में आपको क्या लगता है कि खाबरी जी के आने से क्या वो उस प्रकार से दलितों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ पाएंगे जिस तरह से उम्मीद की जा रही है, या बस एक महज
अध्यक्ष बन के और रह जाएगा और लोगों का जुड़ाव उस तरह से नहीं हो पाएगा। खाबरी जी के लिए आपके मन में क्या है या क्या आपको लगता है, उनसे अपेक्षा क्या है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ खाबरी जी को और अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय सोनिया गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, जिन्होंने एक ऐसे कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता के रूप में खाबरी साहब को जो उत्तर प्रदेश की बागडोर कमान दी है, मैं समझता हूँ उस पर खरे उतरेंगे। अच्छा। महावीर प्रसाद के बाद महावीर प्रसाद जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। उसके बाद किसी दलित नेता को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है। इसमें निश्चित तौर पे मतलब जो है कांग्रेस का जो जनाधार बढ़ेगा जी। और खाबरी जी में वो संगठन चलाने की क्षमता है। हाँ। जो हर वर्ग को मतलब जोड़ के चलेंगे। और जो बात दलित की, दलित तो जुड़ेंगे, उसके साथ मुस्लिम भी जुड़ रहा है, ओबीसी भी जुड़ रहा है। तो ये तीनों का जो कम्युनिकेशन होगा निश्चित तौर में कांग्रेस पार्टी आके गुल खिलाएगी आगे। कैसे, मतलब आपने जैसे जिक्र किया कि वो सारे वर्गों में काम करेंगे और सबको ही जोड़ पाएंगे। मैं बार बार ख़ास तौर से वर्ग विशेष की या दलित बार बार अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में जातीय समीकरण अगर इसको आप इग्नोर करें और उसको ना माने तो ये बेमानी होगा। ये सबसे सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। ये निश्चित है कि जातीय समीकरण आजकल राजनीति पे हावी है। बिल्कुल। और अब देखिए क्षेत्रीय पार्टियां जो जिस तरीके से उभर रही, तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां शायद ज़्यादा उभर रही थी, आज उनका धीरे धीरे वो पतन हो रहा है। चाहे बीएसपी हो, बीएसपी का वोट बैंक खिसक रहा है। नहीं, आप बीएसपी का वोट बैंक खिसक रहा है ऐसा नहीं कह सकते। एक तो बसपा का वोट बैंक नहीं खिसका है और ख़ास तौर से जो उनका बेस वोट है जिसको हम गौतम बिरादरी कहते हैं और हम लोग रहदास बिरादरी भी कहते हैं, उनका ये बेस वोट तो देखिए नहीं खिसका है इसमें। और इसी का जो जिक्र किया कल खाबरी जी ने मंच से बार बार उसको गिनाया, कैसे वो जोड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के होते हुए? बहुजन समाज पार्टी में ये कह रहा हूँ कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का वोटर बहन जी के साथ जुड़ा हुआ था, आज के डेट में खिसक चुका है। जो आपने गौतम बिरादरी की बात कही, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है अब बदलाव की लहर देखी जा रही है। तमाम ऐसे लोग कल हमको मिले, खाबरी जी के स्वागत में आए, जो गौतम बिरादरी से थे। उन लोगों ने, अब बहन जी के पास बचा का मात्र एक वोट बैंक से थोड़ी ना सरकार बना लेंगी वो। चाहे आप रावत बिरादरी ले लीजिए, चाहे धोबी ले लीजिए, मतलब जो भी अनुसूचित जात के लोग हैं सारे लोग छटक चुके हैं जी। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि खाबरी जी निश्चित तौर से अपनी ये वोट बैंक को खिसका के पुराने मतलब दल में, कांग्रेस में जोड़ने में सक्षम हैं और ये जोड़ने का काम कर सकते हैं। ये ताकत है और बहुत सोच के, बहुत समझ के प्रियंका जी ने, राहुल गांधी जी ने और सोनिया जी के मतलब आपस की सोच है जो कि खाबरी जी को यहाँ उतारा गया। सोच है। दिवाकर जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे क्योंकि आप भी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी वक्त से सक्रिय हैं, संगठन में भी मैंने आपको बहुत लंबे अरसे से देखा है। खाबरी जी के आने से उत्तर प्रदेश की सियासत में और ख़ास तौर से कांग्रेस की सियासत में क्या बदलाव होगा? बदलाव बढ़िया होगा। अच्छा होगा। खाबरी जी के आने से जो बीएसपी में पहले था वो आज नहीं है। अच्छा। बीएसपी में एससी का वोट बैंक जितना था वो आज बीएसपी से नाराज़ है। उसके कई कारण हैं। एक तो बहन जी का ये जो ये टारगेट है कि हम टिकट देंगे, पैसा लेंगे। जो सुरक्षित सीटें हैं उन पे अच्छी कैंडिडेट, वही पैसे वाले, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक टिकट नहीं मिलेगा और जब टिकट नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे कैसे? तो इनका जो पर्सनल वोट बैंक है उसमें बहुत अच्छे लोग अब वहाँ बचे नहीं हैं। अच्छा। उनका कांग्रेस की तरफ रुख होगा। हो चुका है। चले नरेंद्र जी, एक सवाल आपसे और।
खाबरी जी आए हैं और कल की जो पूरी कमेटी आई है, प्रांतीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मैं खाबरी जी के, इसमें 3 महत्वपूर्ण पद, 3 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ ऐसे लोगों के पास हैं जिनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड जो वापसी है या जो आना है कांग्रेस में वो बहुजन समाज पार्टी से है। जी। ब्रजलाल खाबरी जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, नकुल दुबे साहब, ये तीनों की पृष्ठभूमि बहुजन समाज पार्टी की है। और ऐसे में 8 लोगों की सूची में 3 लोग बहुजन समाज पार्टी के, और कॉम्बिनेशन भी दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, जी। वही कॉम्बिनेशन जो कभी कांग्रेस पार्टी का बेस वोट हुआ करता था, जिसके दम पर कांग्रेस पार्टी ने जी 60-65 साल तक जी केंद्र से लेकर और उत्तर प्रदेश तक सियासत करी। जी। इससे बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जोड़ने के में कितनी मदद मिलेगी, या क्या ये सोची समझी रणनीति है कि बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ी इन तीनों के द्वारा एक सेंध लगाई जाए, या ये 3 वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सरकार में अहम भूमिकाएं निभाई हैं, ये लोग कुछ कर पाएंगे? एक सवाल तो ये, तो पहले इसका आप जवाब दीजिए, उसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल करता हूँ आपसे। पहले एक नारा होता था जी। कांग्रेस पार्टी का हम्म, कि पंडित, मुस्लिम और चमार कांग्रेस का जनाधार, अच्छा, ये नारा था। ये नारा था। हाँ। और यही लोग कांग्रेस को जिताते थे और जिता के सत्ता में लाते थे। इन लोगों का जनाधार अच्छा था और आपस में बहुत अच्छा गठजोड़ था। बहुत अच्छा गठजोड़ था। तो पार्टी ने इस नारे को दोबारा इस्तेमाल किया है, जिंदा करने की कोशिश की है, और पूरी उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे इस नारे के। एक मुस्लिम, एक चमार और एक ब्राह्मण, ये लोग पूरी मेहनत से, ये जहाँ से आए हैं लोग, ये उत्तर प्रदेश का एक मतलब चेहरे थे। ये लोग जनाधार इनके साथ है। जो लोग कांग्रेस पार्टी में आए, चाहे नकुल दुबे जी हों, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हों, और चाहे ब्रजलाल खाबरी साहब हों, इनका अपना जनाधार है। लोग इनको मानते हैं। ये लोग आए हैं और अच्छा काम करेंगे, कर्मठ हैं, इनके अंदर योग्यता है, पढ़े लिखे हैं ये लोग, शिक्षित हैं, योग्यता है। ये लोग अच्छा काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। 2024 में सरकार कांग्रेस की आएगी, ये उम्मीद है पूरी। चलिए, इससे जुड़ा एक सवाल रामपाल जी आपसे करते हैं। ये जो मैंने सवाल किया कि 3 ऐसे व्यक्ति, 3 बड़ी जिम्मेदारियाँ ऐसे लोगों को जो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, उनको ये जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। ऐसे में कांग्रेस के कुछ लोग ये कह सकते हैं, या हो सकता है उनके मन में हो, क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं थे, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, क्या कांग्रेस के पास नहीं थे? तो एज ए कांग्रेसी, क्योंकि आप पीसीसी के सदस्य भी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एज ए कांग्रेसी आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, ये अच्छी सोच थी हमारी, जो है हमारे पास एक से एक मतलब बड़े नेता हैं जी, लेकिन हसराब देख रहे हैं। अच्छा, हसराब देख रहे हैं। और जब कहीं हमको कहीं से कुछ संदेह लगता है तो मुझे जो है दूसरे को बीच में सपोर्ट के लिए रखना पड़ता है। इसलिए जो ये तीनों धुरंधर लाए गए हैं, बहुत बड़ी सोच समझ के लाए गए हैं कि इन लोगों से, देखिए हमारे पास जो नेता थे, 27 साल से हम लोग सत्ता के बाहर हैं जी, तो आदमी जो है, जैसे हम ही हैं, अपने को मैं कह रहा हूँ, हम भी थक गए ढोते ढोते।
सत्ता देखी नहीं जब से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया। और ये लोग सत्ता से निकल के आए हैं, अभी इनके हाथ में सत्ता थी जी जी। और इन लोगों के साथ एक मतलब जनाधार बड़ा मजबूत वोट बैंक इनके पास अभी भी है। चाहे नकुल दुबे जी देख लीजिए, कल मैंने देखा नकुल दुबे जी के साथ जो मतलब ब्राह्मण लॉबी इनके आवाज़ से लेकर के पीसीसी तक पदयात्रा की, कोई आदमी हिला नहीं। यही हाल नसीमुद्दीन साहब का था, उनके साथ भी मोटरसाइकिलों से काफिला चल रहा था जी। और काफ़ी लोग मतलब इनसे जुड़े। तो मेरा पूछने का मकसद यही है कि एज ए कांग्रेसी आपको कोई गिला शिकवा या कोई आपत्ति नहीं? कोई शिकायत नहीं। आज तो अब तो बेहतर। कांग्रेसी हो गए, वो तो जय कांग्रेस का नारा लगा रहे हैं। अब उनसे क्या अक्सर मतलब? कई कांग्रेसी इस तरह के नहीं, सवाल कोई कांग्रेस डिसबैलेंस वो- नहीं है, कोई हाँ। कांग्रेसी डिसबैलेंस नहीं। हाँ। हर आदमी देखिए जो हमारे नेतृत्व ने हाँ। मतलब कम्युनिकेशन बनाया है, तो उसमें किसी को हैरत की कोई बात ही नहीं पड़ती। जो मुस्लिम लोग हैं मुस्लिम के साथ बैठे हैं और यहाँ तो हर धर्म समूह की राजनीति कांग्रेस है। सभी जातियों को लेके चलने, उसमें जाति का बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं है क्या किए हुए हैं वो। नहीं, मैंने जात बिरादरी की बात नहीं करी जी, मैं सिर्फ नए कांग्रेसी कोई पुराने कोई कोई कांग्रेसी व्यवस्था नहीं, कोई मतलब इस तरीके ने किसी कांग्रेसी के मन में किसी प्रकार का कोई वो नहीं है कि मतलब ये चमार जात को बैठा दिया या ये मुस्लिम को बैठा दिया या ब्राह्मण को बैठा दिया या ओबीसी बैठा दिया, यादव को बैठा दिया या मतलब भूमिहार को बैठा दिया। सब आपस में मिल के नहीं, ये जो कमेटी बनी है जी, इसमें अनिल यादव भी हैं, अनिल यादव भी हैं, वीरेंद्र चौधरी भी हैं, वीरेंद्र चौधरी भी और वो अजय राय भी हैं। अजय राय तो भी हैं। ये सब हाँ, पूर्वांचल, सब ध्यान रखा गया है। बुंदेलखंड, ये सबको मिला करके जो हमारे प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने जो एक टीम तैयार की है, हाँ। ये निश्चित तौर पर देखिए कि अभी नगर निगम के चुनाव में इसका असर पड़ने जा रहा है। अच्छा। और क्या अच्छी बेहतर सीटें नगर निगम में जीत के आएंगे और 2024 में माननीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम बनाया गया है ये अपने अपनी जगह वर्किंग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। नकुल दुबे के यहाँ आवाज़ पे दिखे जाएगा कितने लोग लगे, नसीमुद्दीन साहब के वहाँ चले जाए देखिए कितने लोग लगते हैं। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छा काम नहीं, और हर कांग्रेसी, हर कार्यकर्ता इससे उत्साहित है कि हमको मतलब जो है नेता मिला है, जनाधार वाले नेता हैं, जनाधार बढ़ेगा तो मेरा भी फायदा हो। बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब इनको बैठा दिया उनको बैठा दिएगा। हो सकता है कुछ लोग अपना कर रहे हो, लेकिन ऐसा मैंने तो नहीं लगता कि ऐसा कोई कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई, लोगों को होगा तो होगा, वो लोग बात है, लेकिन अभी तक उभर के नहीं आया सामने। हम लोगों को ठीक था। मंजू जी, जी इसी से यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जी और ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब किसी भी मुद्दे पर बात होती है तो जब बात होगी तभी चीज़ें निकल के आती हैं, जी, है ना। और इसके ज़रिए हम लोग काफ़ी और लोग देखेंगे, कांग्रेस के लोग भी देखेंगे, उनमें भी एक संदेश जाता है। जी यूं कई जगहों पर बैठ के अक्सर कांग्रेसी इस तरह की बातें करते हैं, नए पुराने कांग्रेसी वाली चर्चा कि वो अभी 3 ही साल हुए हैं, अभी वो तो 6 ही महीने हुए हैं। तो ये सब बातों का असर कितना पड़ेगा, या आप इसको कैसे लेती हैं कि ये बेहतर है, या इसका कोई कांग्रेस जो मूलभूत कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, उन पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक्सेलरेशन मिला है कहीं ना कहीं। कहा जाता है जातियों के साथ साथ, मैं ये नहीं कहती हूँ जातियों को नहीं साधा है, बिल्कुल जातियों को साधा है, समीकरण के साथ साधा है, उसके साथ साथ क्षेत्रों को, क्योंकि 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाने का मतलब है कि हमने अलग अलग क्षेत्रों को साधा है। कल आपने स्पीच में भी सुना होगा कि जो व्यक्ति उस क्षेत्र का है, नहीं आ पा रहा है प्रदेश कार्यालय, लेकिन अपनी बात वो पहुंचा पा रहा है, एक चैनल क्रिएट किया गया है 6 प्रांतीय अध्यक्षों के साथ में, तो इससे एक्सेलरेशन तो मिलेगा। और रही बात कांग्रेस एक विचारधारा है, उसमें नया पुराना नहीं होता है, तो उसमें सर्व समाज की बात होती है, और इसलिए कांग्रेस को कहा जाता है कि बैकबोन वाली पार्टी। जी, बैकबोन वाली पार्टी, जिनके जो नेता हैं तटस्थ हैं, उनकी एक रीढ़ की हड्डी है, जब भी वो मुंह से कुछ निकालते हैं तो वो ऐसे ही नहीं निकालते हैं, उसका कुछ ना कुछ आधार होता है। इसी तरह ये जो बना है, जो लोग कह रहे हैं, जिन्होंने एक आध दो कह भी रहे होंगे, तो इसका मतलब उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो कांग्रेस की विचारधारा से कहीं ना कहीं भ्रमित हैं।
क्योंकि ये जो बनाया गया है 6 प्रांतीय अध्यक्ष माननीय ब्रजलाल खाबरी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, इससे क्षेत्र साधा जा रहा है, इससे जातियाँ भी साधी जा रही हैं, इससे बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस एक परिवर्तन आने वाला है। और मैंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि लोग विरोध में हों कि पुराने कांग्रेसी या नए कांग्रेसी। अभी नहीं सुनी है क्योंकि अभी ये नया मामला है, कल ही एक्चुअली एवरीवन वांट्स टू चेंज। हाँ, सारे लोगों को चेंज चाहिए, क्योंकि देखिए पिछले विगत कई सालों से देखा जाए एक बहुत लंबा समय रहा है, सबने देखा है पुराने कांग्रेसियों का और नए कांग्रेसियों का समीकरण सबने देखा है, ठीक है। तो वो लोग ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग सत्ता से इतनी यूपी में सत्ता से इतनी दूर हैं कि हर व्यक्ति को एक नया परिवर्तन चाहिए था और ऐसे लोग चाहिए थे जो हर जाति, हर इलाके, हर क्षेत्र के लोगों को मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल हो, वो साध सकें। उन्हें भाग भाग के दिल्ली ना जाना पड़े, भाग भाग के प्रदेश कार्यालय ना आना पड़े, अपने अपने क्षेत्रों में उनकी उनका इंटरेक्शन हो जाए। भाई कार्यकर्ता क्या चाहता है कि उनके नेता उनसे मिल ले, उनसे इंटरेक्शन हो जाए, उनकी बात, उनकी जैसे हम लोग एक कमरे में बैठ के एक बात कर रहे हैं, इसी तरह की बातें वो अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा सके। वो चैनल क्रिएट किया गया है इस समीकरण के द्वारा। तो ये एक बेहतरीन अवसर है साथ देने का, चाहे लोगों को मन में कुछ भी आ रहा हो विचार, पुराने कांग्रेसी और नए कांग्रेसी, नहीं, एक साथ मिलके चलिए क्योंकि 2024 में हम लोग आ रहे हैं जी। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि हम 2024 में सत्ता में आ रहे हैं, मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को अपनी ओर से और अपने तमाम जानने वालों की तरफ से बधाई देता हूं कि आप तीनों ही नवनिर्वाचित पीसीसी सदस्य हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले की तरह और बल्कि उससे भी ज़्यादा संगठन के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार मेहनत करेंगे। तो ये था हमारा कार्यक्रम हम कांग्रेस के लोग। इसके ज़रिए हम तमाम उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों पर अक्सर चर्चा नहीं हो पाती है, उसकी चर्चा करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ भाजपा और आरएसएस द्वारा फैलाए गए भ्रम, दुष्प्रचार, असत्य को भी सामने लाते हैं आप लोगों के। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये हमारी वीडियो, हमारी ये सीरीज़, हमारी ये बातें पसंद आएंगी। अगर पसंद आएँ तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों, ख़ास तौर से कांग्रेस के साथियों में शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी विचार आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे यूट्यूब चैनल मेराज वली आफरीदी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।